हेलो जी, नमस्कार। मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य की इस प्रतिज्ञा सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा क्लास नंबर 12 होगा। ये क्लास आपके यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस और DSSB टीजीटी पीजीटी में काम करने वाली है। अगर किसी बच्चे ने इसकी पहली क्लासेस नहीं देखी हैं, इसकी अभी तक प्रतिज्ञा सीरीज़ की 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सीक्वेंस में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर बात करते हैं DSSB की, अगर आपने नहीं किए हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आप करना चाहते हैं अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर, तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मैंने प्रतिज्ञा सीरीज को शुरू करने से पहले ही 2021 के पेपर कराए थे और 21 में मैंने पूरे 11 सेट कंप्लीट कराए हैं टीजीटी और पीजीटी के। बात करें अगर 2018 की, तो 18 के मैंने पूरे 11 पेपर आपको कंप्लीट कराए हैं, जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों के थे। और अगर 2015 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने टायर 1 और टायर 2 ये दोनों पेपर कंप्लीट किए हैं। अगर बात करते हैं 2014 की, तो यहाँ पर भी टायर 1 और टायर 2 ये दोनों पेपर आपने कंप्लीट किए हैं। तो चलिएगा, ये सारी क्लासेस पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करके आप चैनल पर जाइएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से, आपको सीक्वेंस में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एक क्लास में हमने एक पेपर को कंप्लीट किया है। चलिएगा, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित एकांकी है? राइट आंसर बनता है एक घूंट। एक घूंट 1930 की रचना है और जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एकांकी है। एक घूंट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 में एकांकी की रचना की है। किस नाम से की है? बादल की मृत्यु। 1930 में इन्होंने ये एकांकी लिखी। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, जो कि इस प्रकार से है। देखिएगा, विद्वान और एकांकीकार यहाँ पर दिए गए हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा प्रथम जो एकांकीकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। डॉक्टर रामनाथ सुमन की अगर बात करते हैं तो रामकुमार वर्मा जी प्रथम एकांकीकार हैं। डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त और अज्ञे जी के द्वारा प्रथम एकांकीकार माना गया है जयशंकर प्रसाद जी को। हिंदी का प्रथम मंचित नाटक जानकी मंगल, जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी हैं, अमानतकृत इंद्र सभा एक ओपेरा गीति नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। चित्राधार बताना है आपको, किस कवि की कृति है? चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। यहाँ देखिएगा व्याख्या, चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की कृति है और इसमें क्या है, ब्रज भाषा में ये रचित कृति है। और ब्रज भाषा का जो जयशंकर प्रसाद जी जब लिखा करते थे, ब्रज भाषा में रचनाएं किया करते थे, तो वे कलाधर उपनाम से लिखते थे। इनका खड़ी बोली में पहला जो काव्य आया वो कानन कुसुम आया है। अंतिम रचना इनकी कामायनी है। प्रसाद जी की जो अन्य रचनाएं हैं वो भी देख लीजिए, प्रेम पथिक, उर्वशी, वन मिलन, कानन कुसुम, करुणा, ले महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी आदि। नेक्स्ट है इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं। तो यहाँ पर वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन और चिदम्बरा आदि। आगे देखिएगा, मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मयंक मंजरी बताना है किसके द्वारा लिखित नाटक है और राइट आंसर हो जाता है किशोरीलाल गोस्वामी जी। इसकी व्याख्या को देखिएगा, मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य नाटकों में चौपट चपेट और प्रणयिनी परिणय भी है। किशोरीलाल गोस्वामी जी की अन्य प्रमुख कृतियां कौन सी है ये बताना है। उपन्यास है, अगर उपन्यास की बात करते हैं तो त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, लवंगता व आदर्श बाला और सुल्तान, रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, माधवी माधव व मदन मोहिनी और गुलबहार व आदर्श भ्रात स्नेह आदि ये इनके हैं। कहानी की बात करते हैं तो इंदुमती इनकी कहानी है और एकमात्र इनकी कहानी है इंदुमती। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यासों की बात करते हैं, देखिएगा, अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, भयंकर चोरी, खूनी का भेद और गुप्त भेद, खूनी का भेद और गुप्त भेद ये इनके हैं गोपाल राम गहमरी जी के। अब बात करते हैं बाल कृष्ण भट्ट की प्रमुख कृतियों की, तो ये भी देख लीजिए। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा आदि। नाटक की बात करें तो नल दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह और चंद्रसेन, रेल का विकट खेल।
ये बालकृष्ण भट्ट जी के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निराला जी के द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? खंडहर के प्रति बताना है ये किस प्रकार की इनकी कविता है। तो ये संबोधन गीत है। क्या है ये? एक संबोधन गीत है। निराला जी की कविता खंडहर के प्रति एक संबोधन गीत है और निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, गीत गुंज, संध्या कांकली, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता आदि। निराला की बात करते हैं यहाँ आगे कि निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है और कुछ आलोचक मुक्तक छंद को रबर या फिर केचुआ छंद भी कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बने हैं क्वेश्चन। चलिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? ये बताना है कि कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया जी का नहीं है। आपने ऑप्शन देखते ही पहचान लिया होगा। आकाशदीप इनका नहीं है, मुखौटा, छुटकारा और प्रतिदिन ये ममता कालिया जी के हैं और आकाशदीप किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। तो आगे देखते हैं, देखिएगा आकाशदीप कहानी संग्रह, ये कहानी संग्रह की बात हो रही है। आकाशदीप जो कहानी संग्रह है ममता कालिया जी का नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह है। ममता कालिया के प्रमुख कहानियाँ देखिएगा, छुटकारा ये 1969 की है, सीट नंबर 6 और ये 1978 का है, एक अदद औरत 1979 का है, 79 का, और प्रतिदिन की बात करते हैं तो ये 1983 का है, उसका यौवन ये 1985 का है, बोलने वाली औरत ये 2000 का है, 2000 ईस्वी का, ठीक है। और मुखौटा की बात करते हैं 2002 का है, निर्मोही, 25 साल की लड़की आदि ये इनके हैं। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए हिंदी की जो प्रथम महिला है कहानीकार वो बंग महिला है और इनका जो नाम है वो राजेंद्र बाला घोष है, इसको ध्यान में रखेंगे। और जो यहाँ पर गोपाल राय है इन्होंने क्या लिखा है कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवादी कहानीकार मानी जाती है। प्रथम अगर नारीवादी कहानीकार की बात करते हैं तो सुमित्रा कुमार सिन्हा है, ये गोपाल राय के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, दुलाई वाली किस रचनाकार के द्वारा लिखित है? दुलाई वाली जो कहानी है ये किस रचनाकार के द्वारा लिखी गई है? तो ये राइट आंसर क्या होगा आपका? बंग महिला, और इनका नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। देखिएगा दुलाई वाली बंग महिला कहानी जो है वो बंग महिला के द्वारा लिखी गई कहानी है। बंग महिला का जो मूल नाम है वो राजेंद्र बाला घोष था। बंग महिला को प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया गया है। बंग महिला के द्वारा लिखित कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, बहुत ही अच्छी है। कुंभ में छोटी बहू, कुंभ में छोटी बहू ये 1906 की है, दुलाई वाली 1907 की है और दालिया ये आपकी 1909 की है। मन्नू भंडारी की प्रमुख कहानियां हैं मैं हार गई 1957 का है, यही सच है 1966 का है, एक प्लेट सैलाब ये 1968 का है, तीन निगाहों की एक तस्वीर, तीन निगाहों की एक तस्वीर ये 1968 का है, और त्रिशंकु की अगर बात करें तो ये 1978 का है। क्वेश्चन नंबर 7, हमारी जापान यात्रा, हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? ये बताना है आपको, बताइएगा। राइट आंसर जो बनता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, क्या हो जाएगा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। देखिएगा ऑप्शन, इसकी जो व्याख्या दी गई है इसको भी देखिएगा। हमारी जापान यात्रा ये 1931 में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, जबकि यूरोप यात्रा में 6 मास यानी कि 1932 ईस्वी और राम नारायण मिश्र यानी पृथ्वी राम नारायण मिश्र ने क्या आगे पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 और यात्रा वृत्तांत शिव प्रसाद गुप्त जी का है। पृथ्वी प्रदक्षिणा ये जो 1914 का है यात्रा वृत्तांत, ये है आपका शिव प्रसाद गुप्त का, और रामेश्वर यात्रा ये 1883 ईस्वी का है। बद्रिकाश्रम यात्रा 1902 का है, देवी प्रसाद खत्री के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। यानी कि आपने जो देखा 2 यात्रा वृत्तांत यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो ये दोनों किनके हैं? देवी प्रसाद खत्री के हैं। अगर बात करते हैं पृथ्वी प्रदक्षिणा की तो ये शिव प्रसाद गुप्त जी का है। बात करते हैं यूरोप में यात्रा में 6 मास, यूरोप यात्रा में 6 मास तो राम नारायण मिश्र जी का है, और हमारी जापान यात्रा ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। आगे चलते हैं, यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु जी से माना जाता है। किससे माना जाता है? यात्रा वृत्तांत को लिखने की परंपरा का सूत्रपात ये भारतेंदु जी से माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन अज्ञे नागार्जुन को आधुनिक हिंदी यात्रा साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी
कहा जाता है? अगर घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में पूछ लिया जाए आपसे कौन कौन आते हैं तो उनके अंतर्गत आते हैं राहुल सांकृत्यायन जी, अज्ञे जी और नागार्जुन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा इसको, महादेवी वर्मा की रचना पद के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? पद के साथी बताना है कि ये किस विधा के अंतर्गत आती है। राइट जो आंसर बनेगा वो संस्मरण बन जाएगा। महादेवी वर्मा की रचना पद के साथी संस्मरण विधा के अंतर्गत आती है और ये 1956 में लिखा गया संस्मरण है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972। महादेवी वर्मा के निबंधों की अगर बात करते हैं तो श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 का है, विवेचनात्मक गद्य ये आपका 1942 का है, साहित्यकार की आस्था ये 1964 का है, संकल्पिता ये 1968 का है और भारतीय संस्कृति के स्वर ये 1984 ईस्वी का है। भारतीय संस्कृति के स्वर किसका है? 1984 का है। यहाँ देखिए हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन माने जाते हैं? जब मैंने आपको संस्मरण पढ़ाए थे तब भी बताया था, रिपोर्टाज पढ़ाया था तब रिपोर्टाज के विषय में सब कुछ पढ़ाया था। और ये देखिएगा आप यहाँ लिखा है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है, 100% बनता है। यहाँ इसको जरूर याद रखेंगे। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन है? पदम सिंह शर्मा। इनके प्रमुख संस्मरण है पदम राग। ठीक है, पदम से याद रखेंगे, पदम पदम दोनों चीज़ों में पदम है। और प्रबंध मंजरी, 2 संस्मरण लिखे थे इन्होंने, पदम राग और प्रबंध मंजरी, इनको ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि के द्वारा की गई? पंचवटी खंड काव्य की रचना बताना है किस कवि के द्वारा की गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा की गई है पंचवटी। ये 1925 का खंड काव्य है, खंड काव्य रचना है जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा की गई है। गुप्त जी ने भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखकर युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा और राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त किया। साकेत महाकाव्य 1931 में लिखा गया है जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना साहित्यिक गुरु माना है। तो मैथिली शरण गुप्त के जो साहित्यिक गुरु हैं वो कौन है, इसको ध्यान में रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे चलिएगा, जो पॉइंट आपको आते हैं इसमें जितना आप जानते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है, जो नहीं जानते आपको लगता है कि हमें नोट डाउन करना चाहिए उसको आप नोट कर सकते हैं। देखिएगा, करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें आती है जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त की बात हो रही है, जय भारत, द्वापर आदि। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? कौन सा उपन्यास है जो फणीश्वर नाथ रेणु जी का नहीं है? गढ़कुंडार इनका उपन्यास नहीं है रेणु का। गढ़कुंडार फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास नहीं है, बल्कि गढ़कुंडार जो है वो वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है, जबकि परती परिकथा, जलूस, मैला आंचल ये फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास है। रेणु के अन्य उपन्यासों में दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय आदि हैं। और रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मनस्वी, एक अखंड जो मानवीय विश्वास है, इसकी चिंगारी सुलगती देखी है। क्वेश्चन नंबर 11, विकलांग श्रद्धा का दौर किसके द्वारा रचित है? विकलांग श्रद्धा का दौर बताना है किसके द्वारा रचित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर ये हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित निबंध है जो कि 1980 में लिखा गया था, जिस पर सन 1982 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। विकलांग श्रद्धा के दौर पर फिर से सुन लीजिए, हरिशंकर परसाई जी को इन्होंने इसकी रचना 1918 में की और इनको 1982 में क्या मिला है? इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। परसाई जी के अन्य निबंध देखिएगा, जैसे उनके दिन फिरे ये 1963 का है, पगडंडियों का जमाना 1966 का है, और वैष्णव की फिसलन ये 1967 का है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, तुलसीदास चंदन घीसई 1968 का है, कहत कबीर ये आपका 1987, आवारा भीड़ के खतरे 1998, प्रेमचंद के फटे जूते इन्हीं का है। और इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव
ये इनके 2 कहानी संग्रह हैं, हंसते हैं रोते हैं और भोला राम का जीव। इनके द्वारा लिखित उपन्यास जो हैं वो इस प्रकार से हैं: रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज और ज्वाला तथा जल। ये इनके द्वारा लिखित उपन्यास है। किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित। ठीक है, इन्हीं की बात हो रही है। चलिएगा आगे चलते हैं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियां किसकी हैं? देखिएगा फिर से, काफ़ी अच्छी पंक्तियां हैं और काफ़ी फेमस पंक्तियां हैं कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां आपको बताना है। किसकी पंक्तियां हैं? नागार्जुन जी की ये पंक्तियां हैं। राइट आंसर यहाँ पर नागार्जुन हो जाएगा। यह कविता प्रगतिवाद के शलाका पुरुष कहे जाने वाले कवि नागार्जुन जी की है। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री के नाम से रचनाएं करते थे, कविताएं लिखते थे। नागार्जुन जी की जो अन्य रचनाएं हैं उनमें युगधारा आती है जो कि 1953 की है, सतरंगी पंखों वाली 1959, तुमने कहा था 1980, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, हजार हजार बाहों वाली 1981, तालाब की मछलियाँ 1975 महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा, कम्युनिस्ट कहलाएगा। अगली पंक्ति देखिएगा, इन्हीं की पंक्ति हैं ये, बहुत ही फेमस पंक्ति हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे देखिएगा, 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4। तो कितनी अच्छी पंक्तियां हैं ना। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? कौन सा निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो कि प्रथम निबंध संग्रह है? यहाँ राइट आंसर आपका बनता है अशोक के फूल। राइट आंसर क्या होगा? अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह है अशोक के फूल। ये 1948 की रचना है। इसके अन्य निबंध संग्रह है कल्पलता 1951 का है, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 का है, कुटुज ये 1964 का है, विचार और वितर्क ये 1957 का है, विचार प्रवाह की बात करते हैं 1959 का है, साहित्य सहचर ये 1965 का है, आलोक पर्व की बात करते हैं तो 1972 का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं और इन्होंने निबंधों को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज स्वीकार किया है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है? निबंधों को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर जो 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प रचनाकार और रचना की दृष्टि से गलत है? गलत में बताना है आपको कौन सा गलत है। तो नागार्जुन युगधारा अभी तो पढ़ा है हमने, तो ये ठीक है, हमारा नागार्जुन युगधारा ऊपर पढ़कर आए हैं हम। अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ा तो आज तो पढ़ा है ना। नागार्जुन युगधारा बिल्कुल सही है। फिर शिवमंगल सिंह सुमन वीणा इनकी नहीं है, और वीणा का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये किसकी है। वीणा किसकी है? पंत जी की है, ना कि शिवमंगल सिंह सुमन की। वीणा किसकी है? पंत की रचना है। वीणा किसकी है? यहाँ पर लिखिएगा आप, ये पंत की है। त्रिलोचन धरती ये ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? गलत में ये हो जाएगा। शिवमंगल सिंह सुमन वीणा विकल्प के रचनाकार जो हैं ये इसकी दृष्टि से गलत है, क्योंकि वीणा सुमित्रा नंदन पंत की 1927 में प्रकाशित रचना है, जबकि शेष अन्य सभी विकल्प सही हैं आपके। शिवमंगल सिंह सुमन की अगर बात करें, इनकी रचनाएं देख लीजिए। हिलोल है इनकी रचना, जीवन के गान है और युग का मूल, प्रलय सर्जन, विंध्या हिमालय और मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा इनकी रचना है। 15 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण किया गया है और कितनी बार ये चीज़ आई है कि मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण हुआ है? मेरीगंज का चित्रण हुआ है, मेरीगंज नामक स्थान का। मैला आंचल ये 1954 की रचना है और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। कभी आपसे जिला भी पूछ सकते हैं किस जिले का वर्णन किया गया है, और कभी आपको गांव दे दिया जाएगा तो गांव पूछा जा सकता है। मैला आंचल के प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत कमली, कालीचरण विश्वनाथ प्रसाद और बामन दास आदि हैं। रेणु
रेणु जी के उपन्यासों की अगर बात करते हैं, प्रति परिकथा जो कि 1957 का है, दीर्घतपा 1963 का है, जुलूस की बात करते हैं तो 1965 का है, कितने चौराहे ये 1966 का है, पलटू बाबू रोड की बात करते हैं 1979 का है, रतन राय की बात करते हैं राम रतन राय तो ये 1971 की रचना है। राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है, ये पूरा नहीं हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। रेणु का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो याद रखेंगे इसको, राम रतन राय। रेणु अपना साहित्यिक गुरु जो है बंगला उपन्यासकार सतीनाथ बहादुरी को मानते हैं। तो इनका रेणु जी का जो साहित्यिक गुरु था ये कौन थे, सतीनाथ बहादुरी, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? रूपक रहस्य है श्याम सुंदर दास जी का, और ये क्या है, एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ श्याम सुंदर दास जी का है। और इनके अन्य ग्रंथ हैं आलोचना, इनका अन्य ग्रंथ कौन सा है, साहित्य आलोचना जो कि 1922 का है, भाषा विज्ञान ये 1923 की रचना है, हिंदी भाषा का विकास ये 1924 की है, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली, 1934 की रचना है। नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? मुराली लाल है और चंद्रकांता है, मनोरमा है, भगवंत सिंह है, रजनीकांत है। इसके अन्य नाटक कौन कौन से हैं? लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र के अन्य नाटक हैं अशोक सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें और गुड़िया का घर, ये इनके अन्य नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? रीतिकाल कितनी शताब्दियों तक चला है? लगभग 200 शताब्दियों तक चला है, 200 शताब्दियों तक। और कब से कब तक? संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक। आदिकाल के समय की अगर बात करें, आदिकाल का समय संवत 1050 से लेकर 1375 तक। भक्ति काल की बात करते हैं संवत 1375 से 1700 तक। रीतिकाल की बात करते हैं संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। और आधुनिक काल की अगर बात करते हैं तो संवत 1900 से आगे आधुनिक काल है। रीतिकाल के नामकरण को भी देख लीजिए। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कलाकाल के नाम से जाना है। क्वेश्चन नंबर 19, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? आधे अधूरे नाटक जो है ये मोहन राकेश द्वारा लिखित है। आधे अधूरे नाटक ये 1969 ईस्वी का नाटक है और मोहन राकेश के द्वारा लिखित हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। यह है पूर्णतया तलाश का नाटक है और इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के प्रमुख पात्र सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज और काले कपड़ों वाला पुरुष 4 रूपों में महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जुनेजा और जगमोहन है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं। नाटक की बात करें अगर, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, रात बीतने तक। और एकांकी अगर की बात करते हैं तो अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल। उपन्यास की बात करते हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल। विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक हैं डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग आदि। क्वेश्चन नंबर 20, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का चरित्र है? विद्रोही चरित्र है। यहाँ देखिएगा, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः विद्रोही प्रकार का चरित्र है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञे का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 ईस्वी में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ। इसमें अज्ञे ने बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। अन्य प्रमुख कृतियां कौन सी हैं, इनको भी देख लीजिए। कहानी संग्रह इनके विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल। और उपन्यास की अगर बात करते हैं, नदी के द्वीप, ये 1951 ईस्वी का है। अपने अपने अजनबी, ये 1961 ईस्वी का है। यात्रा वृत्तांत है, अरे यह व्यवहार याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली। क्वेश्चन नंबर 21, खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? खरोष्ठी लिपि बताना है और ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। खरोष्ठी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, समरस थे जड़ या चेतन, साकार बना था चेतना, एक विलसती आनंद अखंड घना था। पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ बताना है और ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति हैं। पंक्ति कामायनी से ली गई है। कामायनी की जो आनंद सर्ग से ली गई है और कामायनी की रचना होती है 1935 ईस्वी में। कामायनी की एक और अन्य पंक्ति देखिएगा,
चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धसता सा। ये भी आनंद सर्ग से ली गई पंक्ति है। त्रिलोचन शास्त्री की काव्य रचनाओं की बात करें तो धरती दिगंत, ताप के ताए हुए दिन और अर्घान। क्लास कैसी लग रही है आप बता सकते हैं। पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसको कम से कम अपने ग्रुप्स में 4 से 5 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आगे देखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख काव्य रचनाएं सुख उच्छ्वास, कानन कुसुम, झरना, लहर, कामायनी आदि। क्वेश्चन नंबर 23, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं। ये पंक्तियाँ बतानी हैं और पंक्तियाँ हैं भगवती चरण वर्मा जी की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता दीवानों की हस्ती से ली गई पंक्तियाँ हैं। इसमें कवि ने दीवानों के मस्त मौला जीवन पर प्रकाश डाला है। यहाँ देखिए भगवती चरण वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं, मधुकण, प्रेम संगीत, मानव, रंग से मोह आदि। उपन्यास, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सब ही नचावत, राम गोसाई, चाणक्य। ये इनके उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी के। और कहानी संग्रह की बात करते हैं, दो बाके, मोर्चाबंदी और स्टाइलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बकस दी, नाटक, वसीहत, रुपया, तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी। रघुवीर साहे जी की प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और एक समय था आदि। अज्ञे की काव्य रचनाएं कौन सी हैं, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, इंद्रधनुष, रोंदे हुए आंगन के पार द्वार आदि। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है। प्रेमचंद जी को कबीर के बाद में हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार बताना है, किसने माना है। और राइट आंसर जो बनता है यहाँ रामविलास शर्मा राइट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 पर मैं आपको एक न्यूज़ दूंगी। जब कंप्लीट हो जाएंगे 25 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी आपके लिए। चलिएगा देखिए इसको, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार रामविलास शर्मा ने माना है। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, निराला की साहित्य साधना भाग 3 और 1969 का 69 में इसका पहला भाग आया, 1972 में सेकंड भाग आया है और 1976 में आया है तीसरा भाग। नई कविता और अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, ये क्या है, इनके प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। अब देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, नेपाली भाषा की लिपियां क्या हैं। नेपाली भाषा की लिपियां बतानी हैं, देवनागरी लिपि नेपाली भाषा की लिपि है, नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी, एक मिनट रुकिएगा, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चित्रलिपि ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला के बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भाव चित्र यानी कि इंडियोग्राम होते हैं। गुरुमुखी लिपि एक लिपि है, गुरुमुखी क्या है, एक लिपि है और इसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई। इसका मतलब क्या होता है गुरुमुखी का, गुरुओं के मुख से निकली हुई, तो इसको भी याद रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं, चलिए अब जानते हैं पहले हम अपनी वो न्यूज़ जो हमने आपके लिए बनाई है, तो क्या है वो न्यूज़ उसको सुनते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपके लिए जैसे आदिकाल है, आदिकाल के पूरे क्वेश्चन बना दिए हैं, पूरे आदिकाल से 1 लाइनर क्वेश्चन, तो उसमें मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन और आंसर इस तरीके से, ठीक है। और ये 251 क्वेश्चन है टोटल, 100 क्वेश्चन तो मैं आपको पार्ट 1 में दे चुकी हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों पार्ट में एक साथ कराऊँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं एक साथ करा दूंगी, एक ही क्लास के अंदर आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आपका आदिकाल समाप्त हो जाएगा 1 लाइनर क्वेश्चन में। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, आदिकाल उसके भी टिप्स पे हो जाएगा, ठीक है। इतने बेहतरीन क्वेश्चन उसमें हैं, आप उसको देखना मत भूलिएगा। उसको मैं लेकर आऊँगी और क्योंकि वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे ही वो क्लास आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगी, बहुत ही जल्द इसी वीक में आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, जितना आपका रेस्पॉन्स अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपके लिए काम होगा। फिर इसी तरीके से मैं भक्ति काल के सारे क्वेश्चन 1 लाइनर बनाऊंगी और उसके बाद वो क्लास आपको दूंगी। तो एक एक टॉपिक पर पूरे क्वेश्चन आपको 1 लाइनर में मिल जाएंगे, मेरे हाथ के बनाए हुए क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट गया हो, कुछ नहीं छूटेगा। फिर एक बार इकट्ठा मैं आपको सारे कथन कराऊंगी, ठीक है, इसी तरीके से, यानी कि आदिकाल आपका कंप्लीट हो जाएगा एक ही बार में। टोटल क्वेश्चन मैं एक ही बार करा दूंगी आपके, मुझे लगता है मैं एक ही बार कराऊँ, क्लास चाहे आपकी 1 से 1.5 घंटे की हो जाए, लेकिन वो सारा मैटर आपके पास एक ही जगह हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा इसको ऐसे ही करते हैं, एक ही बार में कंप्लीट करते हैं। वो करीब 251 क्वेश्चन है, ठीक है।
तो उनको कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसे भक्ति काल, ऐसे ही रीति काल, आधुनिक काल, ऐसे ही चलते रहेंगे। और ये क्लास आपकी जो वन लाइनर वाली सीरीज़ है ना, उसी के अंतर्गत आएगी और बहुत ही स्पेशल क्लास होगी, बहुत ज़्यादा स्पेशल। आपको शेयर करना है उसको बहुत 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 ज़्यादा एकदम, ठीक है। और बाकी ये जो क्लासेज है आपकी प्रतिज्ञा सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन क्लास है, तो आप इनको भी नहीं छोड़ेंगे। कंप्लीट देखिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अगर इतनी सारी क्लासेस देखने के बाद भी, तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप आगे देखिए। चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द प्रयुक्त किया है। और मिनहाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, हिंद आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो कितने सारे नाम तो आपको यहीं पता चल गए। भारत, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यव्रत, हिंदुस्तान और हिंद, इन नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? खुशबू के शिलालेख कविता बताना है किस रचनाकार की है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये कविता है। आगे चलेंगे। इनकी अन्य जो प्रमुख कविता संग्रह हैं वो देखिएगा, गीत फ्रोस, चकित है दुख, अनाम तुम आते हो, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, फसलें और फूल, इदम नमम, इदम नमम, ये इनके कविता संग्रह हैं। बाल कविता इनकी तुकों का खेल है, तुकों के खेल। और संस्मरण क्या है इनका? जिन्होंने मुझे रचा, ये इनका संस्मरण है। निबंध संग्रह की बात करें तो कुछ नीति कुछ राजनीति, इनका निबंध संग्रह है, कुछ नीति कुछ राजनीति। रघुवीर साहे की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? सीढ़ियों पर धूप में, आत्मकथा के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, भूल गए हैं आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचनाओं की बात करते हैं, काठ की घंटियां, कुआनो नदी और खुंटियों पर टंगे लोग। भारत भूषण अग्रवाल जी की काव्य रचनाओं की बात करते हैं, कागज के फूल, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन और अनुपस्थित लोग आदि। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती? वो है बांग्ला भाषा, ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। बांग्ला भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती। बांग्ला लिपि पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है और जिसे बांग्ला भाषा असमिया, विष्णुप्रिया, मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्व नागरी लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि के साथ है। नेक्स्ट को देखिएगा इसमें पॉइंट, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली और गढ़वाली। क्वेश्चन नंबर 29, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। राइट आंसर यहाँ जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद ने 1914 में लिखी थी, ठीक है। और इनकी जो अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं इनको देख लीजिए। काव्य इनके अगर बात करते हैं काव्य की, प्रेम पथिक, वन मिलन, उर्वशी, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी, इनके प्रमुख काव्य हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की प्रमुख रचनाएं, काव्य रचनाएं हैं, कानन कुसुम बालकृष्ण शर्मा की कौन सी है? कुसुम है। और अपलक है, कुआसी है, हम विस्पाई जन्म के आदि। माखनलाल चतुर्वेदी जी की काव्य रचनाओं की बात करते हैं तो हिमकृतनी, हिमतरंगिणी, युगचारण, वेणुलो, गूंजे धरा और मरणज्वर आदि। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? हिंदी शब्द सागर की बात हो रही है और पूछा जाता है कि किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास, जो कि इनका ग्रंथ था ना, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, वही इन्होंने लिखा था के नाम से। 1929 में अपना इतिहास ग्रंथ इन्होंने प्रकाशित किया। और शुक्ल जी ने 1000 कवियों से लेकर 900 वर्षों, 1000 कवियों को लेकर इन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को अपने ग्रंथ में लिखा है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था। बाद में उस नाम से जाना गया वो। देखिएगा, श्याम सुंदर दास की अगर बात करते हैं तो हिंदी भाषा और साहित्य, ये 1930 ईस्वी की रचना है। और बात करते हैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में इन्होंने लिखा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये 1952 की रचना है। नंबर 3 पर आता है हिंदी साहित्य और आदिकाल, ये 3 इनके इतिहास ग्रंथ है द्विवेदी जी के, ये 1952 की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं तो रीति काव्य की भूमिका इन्होंने लिखा है। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है और इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। इसका प्रथम प्रकाशन 1929 में होता है। हिंदी शब्द सागर का जो प्रथम प्रकाशन होता है ये 1929 में होता है। अब आगे कुछ इतिहास ग्रंथ है और इनके रचनाकार, तो इनको भी देख लीजिए। तो इस तरीके से आप देखते हैं व्याख्या के साथ में हम जब पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और हमारा बहुत कुछ रिवाइज हो जाता है एक ही क्वेश्चन में। हिंदी साहित्य का इतिहास ये डॉक्टर नगेंद्र का है। हिंदी भाषा और साहित्य ये श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी आपने पढ़ा। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है शुक्ल माना है, ठीक है, कि हिंदी शब्द सागर वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, लेकिन आयोग ने इसका क्या माना है? शुक्ल माना है। वैसे ये किसका था आपने देख ही लिया है ऊपर जो भी बताया अभी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
कन्फ्यूज्ड नहीं होना है आपको। जो हिंदी शब्द सागर है ये श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित ग्रंथ है, लेकिन आयोग ने शुक्ल माना है इस क्वेश्चन का आंसर, तो वो शुक्ल ही रखेंगे हम वहाँ पर। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम करेगी उससे अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। उससे अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किस महापुरुष का ये कथन है? देखिए कथन आया है आपका और आपको बताना है कि किस महापुरुष का है। आचार्य विनोबा भावे जी का है। इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम करेगी उससे अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। ये मत जो है आचार्य विनोबा भावे का है। 10वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था और देवनागरी लिपि का पहला शिलालेख गुजरात के नरेश जयभट्ट जो कि 7वीं 8वीं सदी के थे के में एक शिलालेख मिलता है आपको। भारत की संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को संविधान की 8वीं अनुसूची में और अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को उसकी लिपि माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? ये सब जानते हैं। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है और ब्रज भाषा सोरसैनी अपभ्रंश में विकसित सबसे बड़ी बोली है। ब्रज भाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में विशुद्ध रूप में बोली जाती है, जबकि एटा, मैनपुरी, बदायूं, फैजाबाद, बरेली, गुड़गांव, ग्वालियर, भरतपुर में मिश्रित रूप में बोली जाती है। ब्रज भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में अमीर खुसरो ने किया, परंतु डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है कि ब्रजभाषा शब्द का पहला प्रयोग भिखारी दास ने किया। साहित्य में 13वीं सदी से ब्रजभाषा का प्रयोग निरंतर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? तो ये किसका नाम है? रसखान जी का। सैयद इब्राहिम नाम से रसखान जी का वास्तविक नाम है और इनकी रचना प्रेम वाटिका में इनका दिल्ली छोड़कर गोवर्धन चले जाने का दृश्य मिलता है। रसखान विठलनाथ के कृपापात्र शिष्य थे। भारतेंदु जी ने इनके समर्पण पर लिखा है, इन मुसलमान हरिजनों पर कोटिन हिंदू वारिये। हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। और रचनाओं की अगर बात करते हैं रसखान जी की, तो दान लीला, रसखान शतक, सुजान रसखान, अष्टयाम, प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मलुकदास जी की प्रमुख रचनाएं ज्ञान बोध, रामावतार लीला, पुरुष विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। रहीम की प्रमुख रचनाएं बरवई नाई का भेद, रास पंचाध्याय, खेत कोटुकम और मदनाष्टक हैं। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। अवधि का सही उदाहरण चुनना है। एक मनई के दो बेटबे रहीन, ये हो जाएगा आपका अवधि भाषा का सही एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? प्राचीनतम आपको भारतीय भाषा बतानी है कौन सी है और राइट आंसर आपका वैदिक संस्कृत हो जाता है। भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से निम्न भागों में बांटा गया है। एक, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ये दो भागों में बटी हुई है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय 2000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है और लौकिक संस्कृत की अगर बात करें तो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं और ये इसका जो समय है ये 3 भागों में बांटी जाती है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को इन्होंने प्रथम प्राकृत बोला है और 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक इसका समय है। प्राकृत की बात करते हैं, ये द्वितीय प्राकृत है और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। अपभ्रंश की बात करें तो ये तृतीय प्राकृत भी बोलते हैं इसको और 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। अब तीसरे नंबर पर आता है फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1000 ईस्वी से लेकर अब तक है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। केशव क्या है? वे कठिन काव्य के प्रेत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? इसमें आपको आलोचक का नाम बताना है कि किस आलोचक का ये कथन है और राइट आंसर बन जाता है पंडित आपका रामचंद्र शुक्ल, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी राइट आंसर हो जाएगा। शुक्ल का ये कथन है। केशव दास की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, नक्सिक और कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर, जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल और वीर सिंह देवचरित। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है, इंपॉर्टेंट है आपका। रामचंद्र शुक्ल जी ने रामचंद्रिका में केशव दास को सर्वाधिक सफलता मिली है, ऐसा कहा है। और योजना संवाद में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। क्या करते हैं वे? बातों में से बात निकालकर ही संवाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। यहाँ देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में देवनागरी लिपि यद्यपि जेड और एफ जो ज और फ है आपका के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों में अधिक पूर्ण व संतुलित है, अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। और ये कथन बताना है कि किस विद्वान का ये मत है। ये है आपका मोनियर विलियम का कथन, मोनियर विलियम्स का ये कथन है। चलिए आगे चलते हैं।
मोनियर विलियम का कथन है कि देवनागरी लिपि में ZF के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों के अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। उदय नारायण तिवारी के शब्दों में भाषा और लिखने की कला ये दो वस्तुएं हैं और जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक कर देती हैं, जिसके सहारे वह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहता है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखो। सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? तो सात गीत वर्ष जो है ये धर्मवीर भारती जी का है। देखिए, सात गीत वर्ष ये 1959 की रचना है और धर्मवीर भारती जी का काव्य संग्रह है। इस संग्रह में प्रेमथ्यु गथा ये लंबी कविता है और प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। धर्मवीर भारती प्रणयानुभूति के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं ठंडा लोहा 1952 का है। सात गीत वर्ष की अगर बात करते हैं, ये 1959 का है। अंधा युग 1955 का है और गीति नाट्य है कनुप्रिया, ये 1959 का है। ये खंड काव्य है और सपना अभी भी 1982 का है। देशांतर मेरी वाणी और गैरिक वसना। देखिएगा, महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं। महादेवी वर्मा, इनकी काव्य रचनाएं कौन सी है? निहार ये 1930 की है, रश्मि 1932, निर्जा 1935, यामा 1940, सप्तपर्णा 1960 की है। गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी हैं? मंजीर 1949, नास और निर्माण 1946, धूप के धान 1956 और सिला पंख चमकीले ये 1961 की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया है? नई कविता नाम के प्रचार को किया है अज्ञे ने और अपनी एक रेडियो वार्ता में इन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है और नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। देखिए, क्लास लंबी हो सकती है तो पेशेंस के साथ में बैठिएगा, धैर्य बनाकर रखिए। क्लास में हम पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। व्याख्या होती है तो थोड़ा डिटेल में आ जाती है सारी चीज़ें, इसलिए समय लग जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण कृति नई कविता और अस्तित्ववाद में नई कविता के विकास और इस पर अस्तित्ववादी भावबोध के प्रकट प्रभाव को स्पष्ट किया है। विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ था? तो पंजाब के तलवंडी में किसका जन्म हुआ था ये सब जानते हैं। किसका हुआ था? गुरु नानक देव का। राइट आंसर क्या बनेगा? गुरु नानक देव हो जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म 1946 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ था और गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जपू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला, जपू जी नामक दर्शन का सार तत्व है। जपू जी नानक दर्शन है, नानक दर्शन का सार तत्व है और नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुवीरी समास का विकल्प है। श्वेतांबर को बताना है। श्वेतांबर क्या होता है? श्वेतांबर का आपका होगा श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात कौन? सरस्वती जी। अर्थात कौन होता है? सरस्वती। श्वेत है अंबर जिसके। और इसमें समास कौन सा होता है? अगर समास को देखें तो बहुवीरी समास का ये उदाहरण है। ठीक है, बहुवीरी समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे जल में उत्पन्न होता है अर्थात कौन? कमल। बहुवीरी समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। एक समानाधिकरण बहुवीरी और व्याधिकरण बहुवीरी, तुल्य योग्य बहुवीरी या इसको हम सद बहुवीरी भी बोलते हैं और व्यतिहार बहुवीरी ये चौथे नंबर का बहुवीरी होता है। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। खादी और खादी में बताना है आपको। एक का मतलब होता है आपका कवच और दूसरे का मतलब होता है आपका कटीला। देखिएगा, चाबुक और नया, यानी कि इस शब्द युग्म का जो अर्थ है, चाबुक का मतलब क्या होता है? नया, कोड़ का होता है आपका कोरा। और यानी कि आप ऐसे समझिएगा, खाना और उर्वरक। खाना मतलब खाद और उर्वरक का मतलब होता है ये वाली खाद। ये खाने योग्य होती है और ये उर्वरक जो आपका जमीन में डाला जाता है। ठीक है, ऐसे ही चाबुक आपका कोड़ा होता है और नया का मतलब होता है कोरा। नया का मतलब क्या होगा? कोरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ओघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ओघट शब्द में उपसर्ग बताना है कौन सा होता है, तो यहाँ राइट आंसर आपका औ हो जाएगा। और उपसर्ग की अगर उपसर्ग देखिएगा, उस शब्दांश को बोलते हैं, उस शब्दांश या फिर अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसके अर्थ को बदलकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसको उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग की संख्या अगर संस्कृत में पूछा जाए तो 22, हिंदी में पूछा जाए तो 10, उर्दू में अगर पूछते हैं तो आपकी 12 होती है। 44 नंबर क्वेश्चन, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज
वन हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? यहाँ अलंकार बताना है और रूपक अलंकार यहाँ पर है, आप पहचान सकते हैं। जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। देखिए, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, और विपसा अलंकार आदर, घबराहट और आश्चर्य, घृणा, रोचक आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना, ठीक है, किसी शब्द को दोहराना ही विपसा अलंकार है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। कुछ छात्र ऐसे हैं जो आज विद्यालय नहीं आए, और राइट आंसर होता है आपका यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा इसमें, क्योंकि कुछ छात्र हैं लेकिन आप इसको काउंट नहीं कर सकते। अनिश्चित संख्यावाचक छात्र, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा आपका। जिन शब्दों में संख्या या फिर सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और एक परिणाम बोधक विशेषण भी हो जाएगा। जैसे एक लड़का 25 रुपये आपका ये निश्चित है, लेकिन अनिश्चित में आप कुछ लोग और सब लोग, इस तरीके से। और परिणाम बोधक में शेर भर दूध, तोला भर सोना, इस तरीके से। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। जो प्रत्यय से बने हुए शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो राइट आंसर आपका 46 नंबर क्वेश्चन का हो जाता है कुख्यात। क्या हो जाएगा? कुख्यात, क्योंकि कुख्यात में प्रत्यय नहीं उपसर्ग लगा है, ठीक है। और ये भी जान लीजिए आप यहाँ पर कि इसमें को उपसर्ग लगा है, जबकि अन्य विकल्पों में जैसे कि धार्मिक में इक प्रत्यय है, पाठक में अक प्रत्यय है, और शालीनता में ता प्रत्यय है। शब्द के बाद जो अक्षर या फिर अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत, दूसरा होता है तदित। कृत जो धातु के अंत में लगते हैं, और तदित वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिएगा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं में आंसर बताना है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर हो जाएगा चटनी। क्या हो जाएगा? चटनी। देखिएगा, नी प्रत्यय के लगने से मिलकर बना है शब्द चटनी, और उपसर्ग उस शब्दांश या फिर अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ को प्रकट करता है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक स्वरनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक का होता है वह, हम और मेरा, ये प्रथम पुरुष में आएगा। तुम्हारा ये मध्यम पुरुष का है। आगे चलें, यहाँ यही चीज़ बताई गई है, तो आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। मैंने आज घर की सफाई नहीं की निषेधवाचक वाक्य है। मैंने आज घर की सफाई नहीं की, नहीं शब्द के आने से यहाँ पर क्या हो जाता है? निषेधवाचक वाक्य हो जाता है, और जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। हमने खाना नहीं खाया निषेधवाचक है। वाक्य का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 दृष्टि से होता है, एक रचना या फिर स्वरूप की दृष्टि से, और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से। रचना के आधार पर अगर देखा जाए तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कल भी बताया, परसों भी बताया, हर रोज बता रही हूँ ये चीज़ें मैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। सरल या फिर साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रसन्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक तथा संकेतवाचक। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को संयुक्त वाक्य को पहचानना है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो संयुक्त वाक्य आप देख लीजिए, यहाँ आपको मैं आज आपको यही बताऊंगी कि ये कैसे पहचाना जाता है। देखिए, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं, और यहाँ हाँ दिख गया, ये रहा, ठीक है। तो ठीक है, जब 2 सरल वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े होते हैं तो वहाँ आपका संयुक्त वाक्य होता है। देखिएगा, हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली, ठीक है। कहाँ पर शरण ली? घर में शरण ली। तो इस तरीके से क्या हो जाता है? यहाँ संयुक्त वाक्य हो जाता है। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्रित वाक्य अवयवों की द्वारा संयुक्त हों। यानी कि इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। जैसे, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यानी कि एक मिश्र वाक्य ये है, ठीक है। ये मिश्र वाक्य है। क्यों है ये मिश्र वाक्य? यहाँ तक का देखिएगा, ये की से जुड़ा है। यानी कि पहले इस सरल वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर है। तो ये अगर इतनी बात आती है तो आप क्या बताएंगे कि ये मिश्र वाक्य है। और जब 2 मिश्र वाक्य किसी योजक शब्द के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। दर्द इतना बढ़ा कि आ गया, यहाँ पर फिर से देखिएगा, यहाँ पर क्या आ गया? की आ गया, तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो योजक शब्द और से जुड़े हैं। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर बुलाना पड़ा। अगर दर्द नहीं पड़ता तो डॉक्टर भी नहीं बुलाना पड़ता। इस लंबे वाक्य में योजक और
योजक और है। योजक शब्द क्या है? और है, जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। तो यहाँ आपकी आज की क्लास होती है समाप्त। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और जो मैंने आपको बताया है कि आदिकाल के 251 क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल पूरे आदिकाल का निचोड़ है, जो कि मैंने कलेक्ट किए हैं, खुद से बनाए हैं, पूरे आदिकाल से ढूंढ कर बनाए हैं। ठीक है, ये क्लास आपका जल्द ही आने वाला है। अगर किसी बच्चे ने कभी कोई चीज़ नहीं पढ़ी है, वो भी ये 251 क्वेश्चंस को पढ़ लेगा ना, तो उसका आदिकाल से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको 2 से 3 बार आप देख लेना, बस 2 से 3 बार। और ये क्लास आपकी 1 से 1.5 घंटे की तो होगी ज़रूर। जैसे ही ये क्लास आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर एक क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचानी है क्लास। बस अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिएगा ज़रूर। और कैसी लगी ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।